हेलो एवरीवन। मैं शशांक भारद्वाज एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 पार्ट थर्ड, 1857 की क्रांति का भाग 3। तो चलिएगा देखते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वह कौन था, यह हमें बताना है। द मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द 1857 रिबेलियन द फर्स्ट बैटल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज। तो किसने कहा था, किस आधुनिक इतिहासकार ने कहा है कि 1857 का जो विद्रोह था वो पहली लड़ाई थी स्वतंत्रता की। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, डॉक्टर एस.एन. सेन, अशोक मेहता। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर जी ने। वी.डी. सावरकर जी ने आधुनिक ये ऐसे आधुनिक इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। और ये इन्होंने किस तरह से कहा है, ये कहा था, इन्होंने एक बुक लिखी थी, मैं बुक का नाम बता देता हूं आपको। इनकी बुक का नाम था इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी बुक थी। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ऐसे करके इन्होंने इस टाइटल के साथ बुक लिखी, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसमें इन्होंने ये इसका साफ साफ छवि दिखाई थी कि ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी 1857। ओके। और इन ये जो वी.डी. सावरकर जी हैं, इन पहली कुछ वीडियोस में भी इनका जिक्र आ चुका है। ये वही हैं जिनका रिलेशन नासिक कॉन्स्पिरेसी से था। नासिक कॉन्स्पिरेसी में इनका नाम आया था। नासिक कॉन्स्पिरेसी में इनको आजीवन कारावास हुआ था। नासिक कॉन्स्पिरेसी में इनको सजा हुई थी आजीवन कारावास, वी.डी. सावरकर जी को। और इन्होंने ही 1899 में मित्र मेला स्थापित किया था। मैंने पहले भी आपको बताया था, रिपीट कर देते हैं। और वही मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत समाज बन करके उभरा था। अभिनव भारत समाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? वाज एन ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो हमसे पूछा है ये सरकारी इतिहासकार कौन था भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार इन चार ऑप्शन में से हमें देखना है, जो दिए गए हैं आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, ताराचंद्र और एस.एन. सेन। तो हमारा आंसर हो जाएगा एस.एन. सेन। एस.एन. सेन हमारा आंसर हो जाएगा, जिनका नाम है सुरेंद्र नाथ सेन। क्या नाम है? सुरेंद्र नाथ सेन। सुरेंद्र नाथ सेन, एस.एन. सेन। एस.एन. सेन ये थे सरकारी इतिहासकार। और इनकी एक बुक है जो इन्होंने लिखी। इनकी बुक का नाम था 1857। इनकी बुक थी 1857, जो कि पब्लिश कब हुई थी? पब्लिश हुई थी ये 1957 में। ओके, पब्लिश कब हुई थी? पब्लिश हुई थी ये 1957 में पब्लिश हुई थी। और ये सुरेंद्र नाथ सेन की बुक थी। ओके, सुरेंद्र नाथ सेन जी की बुक थी 1857, जो कि इन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन पर लिखी थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, यह हमें बताना है। द फर्स्ट इंडियन टू राइट ऑन द कॉज ऑफ द 1857 अपराइजिंग इन द इंडियन लैंग्वेज। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वी.डी. सावरकर, सर सैयद अहमद खान और बंकिम चंद्र चटर्जी, या इनमें से कोई नहीं। सेम यही लिखे हैं, वी.डी. सावरकर, सर सैयद अहमद खान, बंकिम चंद्र चटर्जी, नवाब। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान जी। सर सैयद अहमद खान ही वो पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों को लिखने का प्रयास किया। ओके, और इनकी एक बुक है जिसका नाम मैं आपको बता देता हूं। इनकी एक बुक है जिसमें इन्होंने 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की थी। बुक का नाम है असबाब ए बगावत। असबाब ए बगावत, फिर दोबारा से असबाब ए बगावत ए हिंद।
ये इस बुक का पूरा नाम है, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा हुई है। ये बुक का नाम आप याद रखेंगे, असबाब ए बगावत ए हिंद। ये किसकी बुक है? ये बुक है अहमद खान साहब की, सर सैयद अहमद खान साहब की बुक है, जिसमें इन्होंने 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? क्वीन विक्टोरिया गेव द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन व्हेन वाज द अनाउंसमेंट टू टेक। कब किया था यह घोषणा? महारानी विक्टोरिया ने कब घोषणा की कि अब जो भारतीय प्रशासन है वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ले लिया जाएगा? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 1 नवंबर 1858, 6 जनवरी 1958, 31 दिसंबर 1857 और 17 नवंबर 1859। तो ये आपको डेट याद होगी, मैंने पहले भी बताया है आपको, 1 नवंबर 1858 होगी। 1857 की क्रांति जब छिड़ गई थी, जो कि मैं बता देता हूं 1857 की जो क्रांति थी वो कब से स्टार्ट हुई थी? वो 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, मेरठ से ये स्टार्ट हुई थी। और मैंने आपको एक लास्ट या फर्स्ट वीडियो में बताया था 1857 वाली, कि जब कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया था 1 नवंबर 1858 को, तब से फाइनल ये मान लिया कि पूरी तरह से 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया है। तो इस तरह से 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने इलाहाबाद में ही घोषणा करके ये बता दिया था कि अब ये जो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट होगा भारत में। तो जो भी भारत का प्रशासन था वो अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया है, ऐसा कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ करके सुना दिया था 1 नवंबर 1858 को। ओके, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 1 नवंबर 1858, जब से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर के डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? था बोलेंगे, यहाँ है लिखा हुआ है। Which of the following commission is related to the new organization of the Indian Army after the suppression of the revolt of 1857? ओके, तो हमें बताना है कि वो कौन सा आयोग था जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन के लिए बनाया गया था। तो हमारे ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, हंटर आयोग, पील आयोग या साइमन कमीशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा पील आयोग। वो पील आयोग ही था जिसके थ्रू 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का नव गठन हुआ, पील आयोग। तो आप याद रखेंगे पील आयोग। और ये जो पील आयोग है ये किससे संबंधित है? आप ध्यानेंगे भारतीय फौज के नवगठन से। कहने का मतलब है जो भारतीय फौज का नवगठन, भारतीय फौज का पुनर्गठन या नवगठन नया, देखो था क्या, जब 1857 की क्रांति हो गई तो अंग्रेजों को ये लगा, ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे, अधिकारी थे, उनको ये लगा कि अगर भारतीय फौज का नवगठन नहीं किया, इसी पुरानी सिचुएशन रही तो आगे को दोबारा से ये सिचुएशन हार्मफुल हो सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर भारतीय सेना में ज्यादा अधिकारी रहेंगे, ज्यादा सैनिक रहेंगे भारतीय, तो वो उनके लिए कभी भी विद्रोह दोबारा कर सकते हैं, दोबारा विद्रोह खड़ा हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि अब ये भारतीय फौज, जो भी भारतीय टोलियां हैं, उनका पूरा दोबारा से गठन करना पड़ेगा और उनमें भारतीय सैनिकों की संख्या कम करनी पड़ेगी और अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ानी होगी। तो इसी आधार पर क्या किया गया था, 1857 के विद्रोह के बाद यूरोपीय सैनिकों को बढ़ा दिया गया भारतीय सेना में और भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई। तो मैं बता देता हूं, जो यूरोपियंस थे, यूरोपियन सोल्जर्स थे, तो यूरोपियन सोल्जर पहले कितने थे? पहले 45,000 थे एक डेटा के अकॉर्डिंग, उनको बढ़ाकर कर दिया गया 65,000। 45,000 से यूरोपियन सोल्जर की नंबर बढ़ा करके 65,000 कर दिया। और जो इंडियन सोल्जर थे, इंडियन सोल्जर कितने थे उस टाइम पे? 2,38,000, इनको कम करके 1,40,000 कर दिया गया। ओके, तो ये देखो, इस तरह से ये गठन माना जाता है कि नव गठन क्या से हुआ, कैसे रीऑर्गेनाइजेशन किया था। यूरोपियन सोल्जर्स की क्वांटिटी बढ़ा दी थी, नंबर्स में बढ़ा दिए थे, और इंडियन सोल्जर्स कम कर दिए थे। कितने कितने किए थे वो मैं बता देता हूं। ये बात है जब विद्रोह समाप्त हो गया उसके बाद इन्होंने ऐसा किया 1857 में।
ओके। और ये बता देता हूं कि जो भारतीय फौज का नवगठन किया गया था, इसमें सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया था। इस नवगठन में क्या किया गया था? जाति, धर्म मतलब कास्ट, रिलीजियन और आपका समुदाय, कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने बांट दिया गया था। ओके, तो इस तरह से पील आयोग ने जाति, धर्म, समुदाय में भारतीय फौज को बांटा और यूरोपियन सोल्जर्स का नंबर बढ़ाया और इंडियन सोल्जर्स का कम कर दिया था। ओके, तो ये काम किसने किया था? पील आयोग। पील आयोग के बारे में ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। पील आयोग किससे संबंधित है? भारतीय फौज के नवगठन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, ये रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन में, कि यहाँ जब दो जगह पर रेशियो बताना है कि बंगाल में रेशियो कितना हो गया था। ये भारतीय फौज के पुनर्गठन के बाद अगर बंगाल में कभी रेशियो पूछ लिया जाए तो 1:2 था। 1:2 था, मतलब अगर ये यूरोपियन मतलब ये यूरोपियंस हैं और उसके दुगने भारतीय हैं। ओके, इंडियंस हैं। ये अगर एक इंग्लिश है तो 2 इंडियंस होंगे, ये बंगाल का रेशियो था। और अगर मैं बात करूं मुंबई की और मद्रास की, मतलब बॉम्बे की और मद्रास की, बॉम्बे रेशियो, बॉम्बे और मद्रास में क्या क्या रेशियो था? तो बॉम्बे और जो मद्रास का रेशियो था उसमें भी 1:3 और 1:3 था। मतलब बॉम्बे में भी 1:3 थे यूरोपियंस और इंडियन, और मद्रास में भी 1:3 थे। बस बंगाल में 1:2 था यूरोपियंस और इंडियंस के सोल्जर्स के बीच। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि बंगाल में यूरोपियंस 1 है तो इंडियंस 2 होंगे। और ये बॉम्बे में यहाँ बॉम्बे है, ये बी फॉर बॉम्बे, और उसके साथ मद्रास है। बॉम्बे और मद्रास में दोनों जगह ही 1:3 रेशियो था यूरोपियंस का और इंडियंस का, ठीक है। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं जिसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे देंगे। आपने लास्ट वीडियो में एक नाम सुना होगा, मिर्जा गालिब। आपको यह बताना है कि जो सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब थे उनका मूल निवास स्थान कहाँ है। मिर्जा गालिब जो थे उनका मूल निवास कहाँ था, यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना है। तो चलिएगा देखते हैं ये क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? क्या कारण थे जो 1857 का रिवोल्ट फेल्योर हो गया? द रिवेलियन ऑफ 1857 वाज लार्जली अनसक्सेसफुल फॉर व्हाट रीजन? किन कारणों की वजह से ऐसा हुआ कि 1857 का विद्रोह फेल हो गया? तो कारण तो बहुत सारे थे, फिलहाल हम एक बार ऑप्शंस को देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, मतलब लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। नेक्स्ट, फिर दूसरा ऑप्शन है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, लैक ऑफ एनी जनरल प्लान और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड ऑप्शन है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, मतलब इट्स लिमिटेड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। और लास्ट ऑप्शन है जमींदारों की सहभागिता, मींस पार्टिसिपेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स। तो इन सब में से हमें ये देख के बताना है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो रहा है जो 1857 के विद्रोह के मुख्य असफल कारण रहा। तो हमारा ऑप्शन ये होगा, सीधी सी बात है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, मींस लैक ऑफ एनी जनरल प्लान एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल साफ पता चलता है कि कोई योजना ढंग से बना नहीं पाए थे भारतीय सैनिक विद्रोह करने के लिए। और भारत के जिन जिन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था वो भी अलग अलग समय पर हुआ था, एक साथ नहीं हुआ। तो कोई भी मतलब स्पेशली प्लान नहीं था, ये एक तरह से गुस्सा भड़का, और जहां जहां जिसको लगा कि हाँ अब मतलब हमारी बारी आ गई है, अब हमें विद्रोह कर देना चाहिए, जब सब जगह हो रहा है तो हम क्यों चुप बैठे, सब करें। तो सबने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर विद्रोह किया। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को विद्रोह दबाने का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक अधिकारी थे उन्हें विद्रोह दबाने का समय मिल गया। अगर विद्रोह ये सब लोग साथ में एक साथ मिलकर करते तो शायद ब्रिटिशर्स को, ये जो जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शायद ये नहीं कर पाती इनको हैंडल। अब इनकी ये कमी रही, इन्होंने कोई प्लान ऑर्गेनाइज किया। तो 29 मार्च, मैंने बता रखा है आपको, 29 मार्च 1857 को पहली गोली कहां चलाई थी? बैरकपुर में चलाई मंगल पांडे ने। उसके बाद उसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। अब उसी के गुस्सा भरा हुआ था भारतीय सैनिकों में। तो 10 मार्च
1857 को 10 मार्च 1857 को मेरठ से क्रांतियों ने अपनी रेजिमेंट के खिलाफ, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की रेजिमेंट थी, उनके अपने अधिकारियों को, कुछ अधिकारियों को मारकर आंदोलन शुरू कर दिया और दिल्ली की तरफ बढ़ गए। तो 29 मार्च को बैरकपुर, बंगाल के बैरकपुर में ये गोलियां चला दी मंगल पांडे ने, फिर उसको कुछ दिन बाद फांसी दे दी। फिर 10 मार्च को ये मेरठ में शुरू कर रहे हैं। फिर ऐसे ही झांसी की रानी ने ये झांसी में विद्रोह किया। फिर ऐसे नाना साहब ने कानपुर से विद्रोह शुरू किया। जगदीशपुर आरा बिहार से कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने विद्रोह किया। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर विद्रोह हुए, एक साथ नहीं हो पाए, जिससे उस समय अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेज सैनिकों को विद्रोह दबाने का समय मिल गया। तो हम यही कह सकते हैं कि कोई सामान्य योजना पहले से प्लान नहीं की गई थी, जिसकी वजह से ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया। तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई एक कमान नहीं थी, और सभी लोग मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक बड़ा क्षेत्र इससे प्रभावित नहीं हो पाया। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में और पूर्व भारत के कुछ क्षेत्रों में ही इसका प्रभाव देखने को मिला। दक्षिण भारत में इसका प्रभाव बहुत कम था। बहुत से जमींदारों ने, बड़े और मध्यम वर्ग से ऊपर वाले परिवारों ने इसमें भाग नहीं लिया था। इन सभी कारणों को देखते हुए 1857 का विद्रोह असफल हुआ था। ओके, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो 1857 का विद्रोह है, उसी को सिपाही विद्रोह कहा गया है, सिपाही म्यूटनी। तो उसी में हमसे पूछा है कि गवर्नर जनरल कौन था। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द सिपाही म्यूटनी? तो ये हमें देखना है। हमारे ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड लिटन। तो हम अच्छे से जानते हैं उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे 1857 में, जब 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। और कैनिंग से पहले डलहौजी थे। 1848 से 1856 तक डलहौजी थे और 1856 में कैनिंग आए। और कैनिंग ही हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे भारत के, ठीक है, कैनिंग। और फिर जब 1857 के विद्रोह के बाद कैनिंग को ही फर्स्ट वायसराय बना दिया गया था। फर्स्ट वायसराय बना दिया गया था कैनिंग को ही। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। मैं ये सब बातें पहले बता चुका हूं आपको कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और ये 1862 तक गवर्नर जनरल रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, which of the following was the betrayed by his friend and who was taken captive by the British and died? तो हमारे ऑप्शन है नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान और तात्या टोपे। तो हमारा आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे। तो जब ये तात्या टोपे युद्ध कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर, काफी दिन तक इनका युद्ध चलता रहा। इन्होंने गोरिल्ला युद्ध और दुनिया भर के युद्ध करते हुए अंग्रेजों टक्कर हार नहीं मानी और अंग्रेजों से लड़ाई करते रहे। और अंत में क्या होता है, इनके एक साथी मान सिंह ने धोखा दे दिया और जब ये एक जगह जंगलों में कहीं आराम कर रहे थे तो वहां से इनको गिरफ्तार करके इनको फांसी दे दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इस तरह से बंदी बनाकर इनको मार दिया गया था। अब मैं बता देता हूँ, ये तात्या टोपे वही है जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। मैंने पहले भी बताया था, रामचंद्र पांडुरंग टोपे था इनका नाम। और ये नाना साहब हैं, इनका नाम क्या था? धोंदो पंत था। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, नाना साहब का नाम धोंदो पंत था। और ये कुंवर सिंह वही है जिन्होंने बिहार के जगदीशपुर आरा मतलब जगदीशपुर जगह थी आरा डिस्ट्रिक्ट में बिहार के, वहां नेतृत्व किया था। ये कुंवर सिंह वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आ गया है मैचिंग वाला। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, मैंने बता रखा है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका आप लोगों को कैसे करना है कि आप सबसे पहले उन जगहों को, उन पॉइंट्स को देखो जो आपको अच्छे से आते हो और दिए हुए ऑप्शन के साथ मैच करो। तो ये दिया गया है, एक तरफ जगह के नाम है और दूसरी तरफ दिया गया है कि इन जगहों पर किसने नेतृत्व किया था, उन व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। तो झांसी दिया गया है, झांसी में किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? ये 1857 की क्रांति में किन स्थान पर किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया, ये दिया गया है। ये है नेतृत्वकर्ता। तो ये झांसी में किसने किया था? झांसी में किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो मेरा जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट
ये किससे मिलता है? डी वाले से मिलता है। मैं इसको नंबर दे देता हूं डी, फर्स्ट नहीं है नंबर में देता हूं 4, इसको 4 और उधर दूंगा ABCD, इनको दे रहा हूं, इसको A दे रहा हूं, इसको B, इसको कानपुर को C और फैजाबाद को D। ओके, तो झांसी ये किससे मिल रहा है? झांसी मिल रहा है, A मिल रहा है 4th से, तो मेरे पास ऑप्शन A और B हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं। फिर मेरे पास है लखनऊ। लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने किया था। तो लखनऊ को मैं मैच करूंगा बेगम हजरत महल से, ये ओके। तो ये हो जाएगा बी का हो जाएगा, ये फर्स्ट है यहाँ पर, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड है और ये है थर्ड। ओके, तो सेकंड बी को मिलाया गया है थर्ड से, तो बी को थर्ड से मिलाया गया है और आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ए का फोर्थ और बी का थर्ड सिर्फ ए में ही है। ओके, ये ए में ही है। ए का फोर्थ झांसी को रानी लक्ष्मीबाई से मिला दिया और लखनऊ को बेगम हजरत महल से मिला दिया, यानी कि बी का थर्ड कर दिया, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में आ गया। चलो आगे भी देखते हैं। कानपुर में किसने किया? कानपुर में हमारे कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं? ये अलीमुल्ला खान और मौलवी अहमद अली। तो कानपुर में किया है अजीमुल्ला खान ने, कानपुर में किया है अजीमुल्ला खान। ये अजीमुल्ला, ये अली लिखा गया है, कोई बात नहीं, कानपुर सी को मैच करते हैं अलीमुल्ला खान से। ओके, और फैजाबाद में किया है, फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह या अहमदुल्ला। फैजाबाद में, फैजाबाद का आप मैच करेंगे मौलवी, इनको अहमदुल्ला भी लिख सकते हैं या मौलवी अहमद शाह भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये आपका मिल जाता है, सी का मिल जाता है सेकंड, सी का सेकंड मिल जाता है और डी का मिल जाता है फर्स्ट। तो हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब के सहयोगी थे ये अलीमुल्ला खान, और मतलब उन्हीं की टीम में थे, वहीं से नेतृत्व कर रहे थे, और फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह। क्योंकि एक व्यक्ति हमेशा एक ही जगह तो नहीं होता था, एक दो दो होते थे, दो तीन भी हो सकते थे, तो इसलिए नाम बदल बदल के कई बार एग्जाम में इनको इंटरचेंज करते रहते, कि जैसे कानपुर में नाना साहब ना दे करके अलीमुल्ला खान दे दिया। सपोज अगर हमें पता ही ना होता कि यहाँ अजीमुल्ला खान या अलीमुल्ला खान आएगा तो हम प्रॉब्लम में आ जाते। फिर क्या करेंगे, हमको यहाँ से हेल्प मिलती है कि कोई भी 2 या 3 हमारा ऐसा यूनिक ऑप्शन मिल जाए जिन 2-3 बातें पता होने से, तो हम उसी को टिक कर देते हैं। और फिर ये फैजाबाद का हमें मालूम है मौलवी अहमदुल्ला शाह या मौलवी अहमद शाह। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर से दोबारा ये नेतृत्वकर्ता व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ किस जगह पे किया वो दिया गया है। तो यहाँ हमें पता है, यहाँ जगह व्यक्तियों के नाम है नाना साहब, नवाब हामिद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला और ये मनीराम दत्त, सॉरी मनीराम दीवान। तो यहाँ पहले हम वही मैच करेंगे जो हमें अच्छे से आते हैं। तो यहाँ नवाब को नाना साहब को मैच करेंगे। नाना साहब को हमें पता है कहाँ है, कानपुर में, नाना साहब कानपुर में थे। ओके, तो यहाँ एक बार मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट, दिल्ली को फर्स्ट, कानपुर को सेकंड, लखनऊ को थर्ड और आसाम को फोर्थ। तो मनीराम दीवान जी का नाम पहले भी आया था। तो ये मनीराम दीवान ने कहाँ नेतृत्व किया था? असम में किया था। तो डी का फोर्थ आ रहा है। तो डी का फोर्थ 2 में है, एक तो ये सेकंड बी में है और डी में है, बी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ओके, तो इन दोनों में से देखना है। और ए का क्या आ गया है हमारा? ए का आया है, ए का नाना साहब का कानपुर, ए का आया है सेकंड, ए का आया है सेकंड। तो सेकंड इन दोनों में है। तो सीधी सी बात है, हमारे ऑप्शन कौन कौन से हो रहे थे? बी और डी हो रहे थे, और सेकंड डी वाले में ही सेकंड है। तो ए का सेकंड किस में है? नाना साहब कानपुर में थे, यानी कि सॉरी ए का, हाँ ठीक है, हाँ कानपुर, नाना साहब कानपुर में थे, तो ए का सेकंड आ रहा है और डी का फोर्थ आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन? यही हो जाएगा डी वाला। चलो दूसरे भी देख लेते हैं। जो नवाब हामिद अली साहब हैं, ये इनका आंसर हो जाएगा, ये दिल्ली में हो जाएगा। नवाब हामिद अली खान ये दिल्ली में सहयोगी थे बहादुर शाह सेकंड के। ओके, और ये मौलवी अहमदुल्ला जो हैं ये लखनऊ में एक्टिव थे, फैजाबाद लखनऊ अवध में ये एक्टिव थे। ओके, लेकिन अब ये नाम इसमें बेगम हजरत महल है नहीं और फिर भी दिया हुआ है ऑप्शन, तो हम क्या करेंगे? फिर हम देखते हैं कि आसपास के एरिया का नेतृत्व किसके पास था। तो मौलवी अहमदुल्ला अवध में
मतलब अवध के पास फैजाबाद वाले एरिया में मौलवी अहमदुल्ला थे, इसलिए इसको मैच कर दिया हमने। तो कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन आपको देखने को मिल सकता है ये वाला कि भाई बेगम हजरत महल का नाम क्यों नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसके पास का एरिया का नाम ढूंढ के दे दो। लेकिन आप सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप पहले ही ढूंढ के रख लो जो आपको आते थे। जैसे नाना साहब कानपुर हम श्योर हैं, और मनीराम दीवान असम, इनके लिए हम पहले श्योर हैं। ये सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो में इनका नाम आ भी चुका है। सेकंड वीडियो में नाम आया था मनीराम दीवान का, असम में उन्होंने नेतृत्व किया, तो हमने देखा डी का 4 है, ए का बी का, और ये ए का सेकंड है, तो वो हमें ए का सेकंड और डी का 4 एक ही में मिला, तो वो डी ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से बाद में बचे हुए क्या है, मौलवी अहमदुल्ला को हमने लखनऊ से मैच कर लिया क्योंकि वो फैजाबाद में थे, फैजाबाद लखनऊ के पास वाला ये एरिया है, और नवाब हामिद अली खान को हमने दिल्ली से मैच कर दिया। तो इस तरह से हमारा मैचिंग मिल जाता है। ओके, तो चलिएगा आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।